हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। इस सीरीज में पढ़ रहे हैं अपन वसा लिपिड्स, और लिपिड्स का ये दूसरा वीडियो है। इसमें समझेंगे अपन कंपाउंड लिपिड्स को, संयुक्त लिपिड को। लिपिड के साथ में वो भाग भी है जो लिपिड नहीं है, तो संयुक्त लिपिड बनते हैं। और जो लिपिड नहीं है वो भाग कौन सा है, इसके आधार पर कंपाउंड लिपिड तीन प्रकार के हैं। यदि लिपिड के साथ में फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो फॉस्फोलिपिड, यदि लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट शर्करा जुड़ी हुई है तो ग्लाइकोलिपिड, और यदि लिपिड के साथ में प्रोटीन जुड़ा हुआ है तो लिपोप्रोटीन बनते हैं। और अपन एक एक करके समझते हैं। और अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना में समझा है कि फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड तथा प्रोटीन की बनी हुई है। मेम्ब्रेन की संरचना को सही से समझने के लिए इन कंपाउंड लिपिड्स को समझना बहुत आवश्यक है, तो हम इसको ठीक से समझेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले एक आवश्यक बात, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन कंपाउंड लिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स में अपन ये बात तो समझ चुके हैं कि लिपिड के साथ में फॉस्फेट है, लेकिन लिपिड कैसा है और फॉस्फेट के साथ में क्या कोई दूसरी और चीज भी जुड़ी हुई है, इसके आधार पर कई तरह के फॉस्फोलिपिड बनते हैं। और इन सारे फॉस्फोलिपिड्स को तीन ग्रुप में बांटा गया है। एक फॉस्फोग्लिसराइड, दूसरा फॉस्फोआइनोसिटाइड और तीसरा फॉस्फोस्फिंगोसाइड। पहला फॉस्फोग्लिसराइड। ग्लिसराइड वर्ड कॉमन है इनका और ट्राइग्लिसराइड्स का। दोनों में कॉमन चीज ग्लिसराइड है जो ग्लिसरॉल से ली हुई है। यहां भी अल्कोहल के रूप में ग्लिसरॉल है, जिसके दो OH R1 और R2 के साथ में फैटी एसिड के साथ में एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। और यदि तीसरा भी एस्टर बॉन्ड बन जाता इस फैटी एसिड के साथ में R3 के साथ में, तो ट्राइग्लिसराइड बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा उल्टी दिशा में, और फॉस्फोरिक एसिड का आयन फॉस्फेट कहलाता है। और ये जो बॉन्ड बना फॉस्फोरिक एसिड और इस अल्कोहल के OH के बीच में, वो फॉस्फोएस्टर कहलाता है। अपन जानते हैं फॉस्फेट तो बहुत रिएक्टिव है, तो ये तो दूसरों से और क्रिया करेगा। और इनसे जुड़ा हुआ है ये X। तो सारे फॉस्फोग्लिसराइड की कॉमन संरचना क्या है? ग्लिसरॉल, दो जगह फैटी एसिड, और ये फॉस्फेट। ये तो सारे फॉस्फोग्लिसराइड्स का कॉमन भाग है। और यहां पर जो X है वो अलग अलग है। X क्या है? X एक नाइट्रोजन क्षार है, यानी किसी कार्बन श्रृंखला के NH2 ग्रुप और जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग तरह के X के जुड़ने से अलग अलग तरह के फॉस्फोग्लिसराइड बनते हैं। जैसे यदि कोलिन जुड़े, यहां पर कोलिन जोड़ दें अपन, तो ये जो फॉस्फोग्लिसराइड बनेगा उसको लेसिथिन कहेंगे। यदि यहां पर अपन इथेनोलमीन जोड़ दें, यहां X की जगह इथेनोलमीन लिख दें यहां, तो अब की बार जो फॉस्फोग्लिसराइड बनेगा उसको सिफेलिन कहेंगे। और यदि यहां पर X की जगह एक अमीनो अम्ल जोड़ दें, सीरीन जोड़ दें, तो अब की बार जो फॉस्फोलिपिड बनेगा वो फॉस्फेटिडाइलसीरीन होगा। ये सारे के सारे फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं। ये तीनों फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं जो कॉमन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब देखो, इस स्ट्रक्चर को सरल बनाएं तो ये जो ब्लू कलर का ये जो खड़ा भाग है ये तो ग्लिसरॉल है, और जो दो टेल निकाल दी ये फैटी एसिड्स हैं, और जो ग्रीन कलर का भाग है ये फॉस्फेट है, और इससे जुड़ा हुआ ये दूसरा भाग है। इसको और सरल किया तो ऐसा बन गया। और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो बनाते हैं अपन, तो यूं इसको जो अब यूं है उसको यूं बना देते हैं, ये सरल संरचना है। तो ये फॉस्फोलिपिड्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह से बनाए हुए हैं। ये उनके उदाहरण हैं। एक तरह का फॉस्फोलिपिड कौन से? फॉस्फोग्लिसराइड। दूसरे प्रकार के फॉस्फोलिपिड फॉस्फोइनोसिटाइड्स, कुछ लोग आइनोसिटाइड भी बोलते हैं, फॉस्फोइनोसिटाइड्स, ये दूसरे प्रकार के।
और इनके स्ट्रक्चर को अपन कंपेयर करें फॉस्फोग्लिसराइड से, तो कुछ भाग तो कॉमन है और कुछ भाग थोड़ा सा अलग है। तो जो कॉमन भाग है वो तो ये है, ग्लिसरॉल है, 2 जगह पर ये फैटी एसिड है, ये 2 एस्टर बॉन्ड बने हुए हैं, और फॉस्फेट भी है। इतना पार्ट तो इनका फॉस्फोइनोसिटाइड्स का और फॉस्फोग्लिसराइड्स का कॉमन है। वहां पर अपन ने मार्क किया हुआ था X, और X का मतलब था नाइट्रोजन बेस। यहां पर अपन ने मार्क कर रखा है Y का मतलब नाइट्रोजन बेस नहीं रहा, Y का मतलब है एक एल्कोहल। हमने इस एल्कोहल को Y से चिन्हित किया है, और ये एल्कोहल है इनोसिटोल एल्कोहल। और इस प्रकार इनोसिटोल एल्कोहल के जुड़ने से फॉस्फोइनोसिटाइड्स बनते हैं। अब ये तो एक ही हुआ यहाँ तो बहुवचन में कैसे बने? इनोसिटोल एल्कोहल जुड़ता है तो फिर इनोसिटाइड्स कैसे बने? तो उसको समझने के लिए अपन ये जानते हैं कि R1 और R2 तो डिफरेंट है, फैटी एसिड तो कई तरह के हैं, तो अलग अलग तरह के फैटी एसिड जुड़ने से अलग अलग प्रकार के फॉस्फोइनोसिटाइड्स बनते हैं। अब इनकी संरचना को देखें अपन, तो जो ग्लिसराइड्स की संरचना है वैसी इन इनोसिटाइड्स की संरचना है। ये तो टेल है फैटी एसिड्स की, ये ब्लू कलर का ग्लिसरॉल बना रखा है, ये फॉस्फेट है, और इससे जुड़ा हुआ ये अल्कोहल है। अब अपन ने ये बात भी कर रखी है कि ये जो पार्ट है ये तो हेड पार्ट है, ये तो जल रागी है, हाइड्रोफिलिक है, और ये टेल पार्ट है, ये जल विरागी है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये नाम आया नया, इनोसिटोल एल्कोहल, और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसके साथ में, इसको छोड़ दें अपन फिलहाल, इससे कोई रिलेशन नहीं है। इनोसिटोल एल्कोहल के साथ में 3 फॉस्फेट जुड़ जाते हैं तो वो कहलाता है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, शॉर्ट में IP3। और IP3 एक सेकंड मैसेंजर का काम करता है, IP3 एक सेकंड मैसेंजर का काम करता है। तो एक प्रश्न और बनता है कि फर्स्ट मैसेंजर कौन है? हार्मोन्स फर्स्ट मैसेंजर हैं, और हार्मोन्स जिनके थ्रू काम करते हैं उनको अपन सेकंड मैसेंजर कहते हैं। अपन कैल्शियम आयन को भी सेकंड मैसेंजर कहते हैं। तो इस प्रकार इनकी संरचना काफी कुछ समान है फॉस्फोग्लिसराइड्स से। तीसरी तरह के फॉस्फोलिपिड फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स, ये फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स तो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फेट है और लिपिड पार्ट भी है, और फॉस्फेट के साथ में क्या जुड़ा हुआ है ये सारी बातें अपन देखते हैं। तो इनका एल्कोहल पार्ट ग्लिसरॉल नहीं है, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल नहीं है, इनका एल्कोहल पार्ट बना हुआ है स्फिंगोल का, और स्फिंगोल एक अमीनो एल्कोहल है, इसके अंदर NH2 ग्रुप भी है, इसलिए इसका नाम स्फिंगोसिन भी है। अब इस स्फिंगोल से एक फैटी एसिड जुड़ता है, 2 नहीं जुड़ते, एक जुड़ता है, तो एक जुड़ता है तो एक एस्टर बॉन्ड बनेगा, और कंपाउंड बनने के बाद में कहलाएगा सेरेमाइड, ये मोनोएस्टर बना। इस स्फिंगोल से दूसरी तरफ फॉस्फेट जुड़ता है, और फॉस्फेट जुड़ने के बाद में फॉस्फेट से कोलिन भी जुड़ता है, एक नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है। तो नाइट्रोजन क्षार कोलिन कहाँ पाया जाता है? कोलिन पाया जाता है लेसिथिन में, तो लेसिथिन से समानता है कोलिन की। अब पूरा मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड बन गया, ये फैटी एसिड, स्फिंगोल, फॉस्फेट और कोलिन। इसको यदि अपन एक हेड और टेल वाले डायग्राम में बनाए तो ये तो फैटी एसिड, एक टेल, ये इसका हेड जिसके अंदर एल्कोहल है, फॉस्फेट है और कोलिन है, ये इस तरह से डूबा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये हेड पार्ट और ये टेल पार्ट, और हेड पार्ट तो जलरागी और टेल पार्ट जलविरागी। अब ये जो केमिकल बना, फॉस्फोलिपिड बना कोलिन जुड़ने के बाद में, इसका खास नाम है स्फिंगोमाइलिन, माइलिन। ये माइलिन अच्छद में, माइलिन शीथ किसके ऊपर?
एक्सोन्स पर अपन जानते हैं नर्व फाइबर दो तरह के हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड है उनके ऊपर ही माइलिन शीट पाई जाती है। किसकी बनी हुई? ये स्फिंगोमाइलिन है। दूसरे प्रकार के कंपाउंड लिपिड ग्लाइकोलिपिड, इनमें लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ होता है। अब इसके अपन लिपिड पार्ट को देखें तो लिपिड पार्ट इनका स्फिंगोसाइड्स की तरह से है, फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स। वहां पर लिपिड सेरेमाइड था, यहाँ पे लिपिड सेरेमाइड है। और सेरेमाइड का मतलब स्फिंगोल, जो स्फिंगोसिन भी कहते हैं जिसको, एक फैटी एसिड जुड़कर एक एस्टर बॉन्ड बनाता है और इस कंपाउंड को सेरेमाइड कहते हैं, इसको सेरेमाइड कहते हैं। और सेरेमाइड से जुड़ी हुई है शुगर, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। और कार्बोहाइड्रेट किस तरह का है इसके आधार पर ये ग्लाइकोलिपिड 3 प्रकार के हैं। एक प्रकार है इसमें सेरिब्रोसाइड्स, और सेरिब्रोसाइड्स में इस सेरेमाइड से केवल एक मोनोसेक्राइड जुड़ता है, ग्लूकोज अथवा गैलेक्टोज का केवल एक अणु। तो फिर डिफरेंस और किस में होगा? डिफरेंस इस फैटी एसिड में है। यहां पर स्फिंगोल है, ये फिक्स हो गया। यहां पर ग्लूकोज या गैलेक्टोज आइदर है तो 2 ही बने। तो फिर कई तरह के कैसे बनेंगे ग्लाइकोलिपिड? अलग अलग तरह के फैटी एसिड जुड़कर अलग अलग तरह के ग्लाइकोलिपिड ये सेरिब्रोसाइड्स बनाएंगे। अब इनके उदाहरण हैं जैसे नर्वोन है, सेरिब्रोन है। ये ब्रेन में, कहां पर? व्हाइट मैटर में, ब्रेन का जो श्वेत द्रव्य है उसमें पाए जाते हैं। फिर दूसरे हैं गैंग्लियोसाइड, और गैंग्लियोसाइड में शुगर वो मोनोसेक्राइड नहीं है, ओलिगोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड। और ओलिगोसेक्राइड में जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो ग्लूकोज भी है, गैलेक्टोज भी है, ग्लूकोसामीन भी है, अमीनो शुगर, और न्यूरामिनिक एसिड, अम्लीय शर्करा। तो ये मोनोसेक्राइड की इकाइयां जुड़कर ओलिगोसेक्राइड बनाएंगी, और ओलिगोसेक्राइड जुड़ा हुआ है इस स्फिंगोल से, और स्फिंगोल जुड़ा हुआ है वसी अम्ल से। तो ये जो कंपाउंड बने ये गैंग्लियोसाइड्स हैं, और ये भी पाए जाते हैं ब्रेन में। कहां पर? ये पाए जाते हैं धूसर द्रव्य में, ये ग्रे मैटर में पाए जाते हैं, ये व्हाइट मैटर में पाए जाते हैं, और ये ग्रे मैटर में पाए जाते हैं। और तीसरे प्रकार का है सल्फोग्लाइकोलिपिड। तो इनकी संरचना में क्या है? कार्बोहाइड्रेट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ में सल्फेट एस्टर है। अब तक अपन ने बात की थी फॉस्फेट एस्टर की, यहां पर कार्बोहाइड्रेट के साथ में सल्फेट समूह जुड़ा हुआ है जिसको सल्फेट एस्टर कहेंगे। तो ये सल्फोग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं। जैसे ये इनके नाम, गैंग्लियोसाइड्स के नाम GM1, ये उदाहरण है इनके। गैंग्लियोसाइड M1, गैंग्लियोसाइड M2, गैंग्लियोसाइड M3, ये उदाहरण है इनके। G4 गैंग्लियोसाइड, M1, M2, M3 इनके नाम है। अब मान लो इसके साथ में सल्फेट और जुड़ा हुआ हो तो क्या कहेंगे इसको अपन? GM1 सल्फेट। जैसे यहाँ पर नर्वोन के साथ में जुड़ा हुआ हो तो क्या कहेंगे उसको अपन? नर्वोन सल्फेट। ये 3 तरह के ग्लाइकोलिपिड, और अपन यदि ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के हिसाब से बनाए तो वो लाल रंग के तो कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फिर नीले रंग का इसका अल्कोहल, स्फिंगोल, और ये फैटी एसिड। तो ये टेल जो अपन बात कर रहे हैं जलविरागी है, और हेड जो जलरागी है या पोलर है। ये सरल सी संरचना किसकी तुलना में? फॉस्फोलिपिड्स की तुलना में इन ग्लाइकोलिपिड्स की सरल संरचना। तीसरे प्रकार के कंपाउंड लिपिड लिपोप्रोटीन, लिपिड के साथ में प्रोटीन है, और इनका क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, घनत्व के आधार पर है। हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी और वेरी लो डेंसिटी। पहले दो को, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी, इनको अपन एक साथ रखते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इनकी। और इनकी खास बात क्या है कि इनमें प्रोटीन के साथ में जो लिपिड जुड़ता है वो या तो कोलेस्ट्रॉल होता है या फॉस्फोलिपिड होता है।
कोई और विशेष बात नहीं है इनकी, कोई बायोलॉजिकल और इम्पोर्टेंस नहीं है, प्लाज्मा कला में है ये। तीसरा है वेरी लो डेंसिटी, इनका घनत्व तो सबसे कम है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL। और इसमें जो लिपिड है वो न्यूट्रल फैट है, उदासीन वसा है। अपन जानते हैं हमारे एडिपोज टिश्यू में, हमारे वसा ऊतक में जो वसा संग्रहित है वो न्यूट्रल फैट होती है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। वो चर्बी के स्थान हमारे, उनमें चर्बी किस रूप में रहती है? ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में, न्यूट्रल फैट के रूप में रहती है। और ये न्यूट्रल फैट प्रोटीन के साथ जुड़ती है तो ये इस प्रकार के वेरी लो डेंसिटी प्रकार के लिपोप्रोटीन बनते हैं। और इनका उदाहरण है काइलोमाइक्रोन, और ये काइलोमाइक्रोन है। इसमें बीच का ये भाग नीले रंग का जो बना रखा है वो तो इसका नॉन पोलर यानी जल विरागी लिपिड है। इसके ऊपर जो लाल रंग का बना रखा है वो पोलर यानी जल विरागी लिपिड की पतली सी परत है। और इसके ऊपर ये एपोप्रोटीन है जो 8 तरह की हैं। इन एपोप्रोटीन का एक घेरा है। और ये एपोप्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन तो ये जल रागी हैं, इसलिए जल के अंदर ये कोलोइड की अवस्था में रहती हैं, अघुलनशील अवस्था में नहीं होती। इस प्रकार लिपिड को कोलोइड की अवस्था में लाने के लिए ये व्यवस्था करनी पड़ी। किस में होते हैं ये? दूध में होते हैं और ब्लड में होते हैं, लिम्फ में होते हैं। हम ये कहते हैं कि घी का स्रोत क्या है? वनस्पति घी की बात नहीं कर रहा मैं। घी का स्रोत क्या है? घी का स्रोत दूध है। हम दूध को बिलोएं या दूध का दही जमाकर फिर उसको बिलोएं तो मक्खन निकलता है। तो दूध में घी दिखता तो नहीं है, घी तो घुलनशील नहीं होता, लेकिन वो काइलोमाइक्रोन के रूप में रहता है। हम बिलोने के समय इस एपोप्रोटीन के कवर को तोड़ देते हैं और इसके तोड़ने से ये फैट, ये जो लिपिड का पार्ट है, ये लिपिड का पार्ट अघुलनशील अवस्था में आ जाता है। हमने जो घी खाया या तेल जो खाते हैं उसका पाचन हुआ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड से एक बार फिर से उदासीन वसा बन जाती है और इंटेस्टाइन से इस फैट का ट्रांसपोर्टेशन काइलोमाइक्रोन के रूप में रहता है और इनका ये प्रोटीन एडिपोज टिश्यू तक लेके जाता है ब्लड में इसको, और एडिपोज टिश्यू में प्रवेश कराकर ये प्रोटीन वापस से चल पड़ती हैं फिर से काम आने के लिए। तो हमारे ब्लड में, ब्लड का बेस क्या है? पानी है। तो पानी में वसा को कैसे लेके जाएं? क्योंकि वो घुलनशील नहीं है, तो काइलोमाइक्रोन के रूप में बना के लेकर गया जाता है। वसा का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में किस रूप में होता है? काइलोमाइक्रोन के रूप में होता है। और लिम्फ में भी पाए जाते हैं ये काइलोमाइक्रोन। इस प्रकार अपन ने लिपिड की सीरीज के इस दूसरे पार्ट में वो सब बातें समझ ली हैं कंपाउंड लिपिड्स के बारे में जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिन पर परीक्षा में प्रश्न आया करते हैं और जो मेम्ब्रेन की संरचना को समझने के लिए भी आवश्यक है। अब चलते चलते एक बात फिर से याद दिला दूं, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे दूसरी वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं लिपिड की सीरीज के तीसरे पार्ट में डिराइव्ड लिपिड में। तब तक के लिए बाय।